Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. In this video, we will discuss unit number first, solid state. Solid state आपने 9th में भी पढ़ा है that matter exists in three forms: solid, liquid and gas. In this video, we will only discuss solid state. Let's do it. Some properties of solid state. So unit number first, solid state. Solid. If you remember, तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड किया होगा. These are the atoms या particles of solid. ठीक है. And they are very closely packed. क्या होते हैं? Closely packed होते हैं. And that's why they are rigid in structure. Rigid in structure. Okay? Clear? कैसे होते हैं? Rigid होते हैं. अब क्योंकि वो tightly packed है, तो the most important property of solid क्या है कि they have strong intermolecular forces. So यहाँ पर strong intermolecular forces, जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे. नेक्स्ट क्या है कि आप इसमें देख सकते हो कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ना के बराबर है. सो वी कैन ऑल्सो सो दे हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेसेस. क्लियर? इनके बीच में क्या होता है? नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. तो अब अगर वो क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर है कि इनका जो शेप होगा डेफिनेट शेप होगा एंड डेफिनेट साइज होगा. और होता भी है. आपके पास जो भी सॉलिड चीज़ें हैं, अगर आप उनको देखो तो वो सारे सबका एक प्रॉपर शेप होता है. क्लियर? जैसे कि अगर मैं बोर्ड देखो, इसका एक प्रॉपर शेप है. अगर मैं ये देखूँ तो इसका एक प्रॉपर शेप है. तो वो शेप जो है प्रॉपर शेप है. साइज क्यों होगा? क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या हैं? दे आर क्लोजली पैक्ड हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टीज, कि अगर उनके बीच में स्पेस नहीं है. फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, विद नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस, कि अगर उनके बीच में स्पेस नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या उनको हम कंप्रेस प्रेशराइज वी कैन डू प्रेशराइज देम. क्या हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं? बेटा, कंप्रेस कोई चीज़ तभी होती है जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस अवेलेबल होते हैं. तो वो स्पेस वो ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं. बट यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है. तो सिंपल सी चीज़ है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल. इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. क्लियर? ठीक है, दे आर इनकम्प्रेसिबल. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. वन थिंग मोर, अब क्योंकि इतने आसपास है, इतने क्लोजली पैक्ड है, तो बेटा ये मूव तो कर नहीं सकते. ठीक है? क्लियर? तो इनके बीच में जो होते हैं, हाँ, बट ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं. तो इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होती है? वाइब्रेशन मोड होता है. इनमें वाइब्रेट करते हैं. ठीक है? These are some properties of solid state. Now we will take the most important properties, strong intermolecular forces. हम इसको लेंगे and we will classify the solid on the basis of strong intermolecular forces. पहले तो सॉलिड को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड उनके बीच के स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग उनको अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सॉलिड आर डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स, क्रिस्टलाइन एंड amorphous. crystalline amorphous. ओके. अब
अब क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस क्या है कि सपोज मैं अगर सॉलिड के पार्टिकल लूँ, मैं सॉलिड NaCl ले लूँ, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट में Na+ आयन है, Cl आयन है और ये सॉलिड स्टेट है। तो सपोज ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na। सो यू कैन सी कि इसमें एक प्रॉपर जो है, अगर आप देखो तो ये मैंने ले रखा है यूनिट और इसी को मैं रिपीट करती चली जा रही हूँ। हो रहा है ना कि उसी चीज़ को मैं रिपीट करती चली जा रही हूँ, एक यूनिट को, एक डेफिनेट एक पैटर्न है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव डेफिनेट पैटर्न बिटवीन देम, उनके बीच में एक डेफिनेट पैटर्न होता है और अगर मुझे पैटर्न पता है तो मैं इसको रिपीट करते करते पूरा ही सॉलिड जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। क्लियर? ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि उनके बीच में जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, तो ये जो है किस में अरेंज होंगे, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। ओके, सो दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। अब अगर मैं अमॉर्फस में आऊँ, इसको मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं अमॉर्फस देखूँ, सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव द रेगुलर पैटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो पैटर्न होता है, दे हैव इररेगुलर पैटर्न, मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे करके कुछ भी पैटर्न जो है उनका हो सकता है। तो कोई भी आप देख रहे हो एक रेगुलर पैटर्न ही आपको मिलेगा। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होता है, दिस टाइप ऑफ सॉलिड आर नोन एज एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड। तो फर्स्ट जो आपको पॉइंट मिल गया इनके बीच में, अगर डिफरेंस का देखूँ, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड the arrangement of constituent particle is regular, means they follow regular pattern, and in amorphous solid they follow irregular patterns. Second point we can say, second point क्या है कि they are long range order solid. अब long range order क्या होता है? long range क्या है कि मैं अगर इसको मैं काफ़ी डिस्टेंस तक इस यूनिट को रिपीट करती चली आऊँगी। क्लियर? बट यहाँ पर देखो, अब ए मैंने सपोज ले लिया तो आगे BA आ गया, अगर मैं ये ले रही हूँ तो भी आगे डिफरेंट है। मीन्स ये कैसे सॉलिड है कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, इनका ऑर्डर जो है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही फॉलो होता है। सो दीज सॉलिड आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव, जो उनकी सरफेस होती है फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है, मीन्स क्लीन सी सरफेस होती है। ओके, क्लीन होती है मीन्स देखो एक अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल प्रॉपर अरेंज होंगे तो एक क्लीन सी सरफेस बनेगी। ठीक है, और अगर इरेगुलर शेप के मॉलिक्यूल इरेगुलर अरेंज होंगे तो एक क्लीन सरफेस नहीं आएगी। यहाँ पर फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट एजेस होते हैं। अब अगर ये फ्लैट एजेस हैं, ये आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे? शार्प एजेस बनाएंगे ना, देखो एक शार्प सा पॉइंट सा बनेगा। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि शार्प एजेस होते हैं इनके, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? इनमें
कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होती, क्लियर, और शार्प जो है वो एजेस नहीं होते, क्लियर, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इनको काट करूँ तो दे विल गिव क्लीन क्लीवेज। क्यों क्लीन क्लीवेज होंगे? सपोज मैं यहाँ से कट करती हूँ, यहाँ से कट करती हूँ, तो मुझे ये पता है कि बेटा जो है पार्टिकल के साइज़ वो अप्रॉक्सीमेट सिमिलर ही है, मतलब जहाँ से मैं कट कर रही हूँ वहाँ से मुझे बिल्कुल क्लीन क्लीवेज मिलेगा। यहाँ पर कैसे है, एक तो इनकी सरफेस ही क्या है, फ्लैट नहीं है, मैं काटूंगी कहीं से भी कट करूँगी तो मुझे वो प्रॉपर क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगा। सो दे विल गिव क्लीन क्लीवेज जब हम उनको कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्पेस्ट टूल की हेल्प से हम इसको कट करते हैं तो दे विल गिव क्लीन क्लीवेज, और ये आपके क्लीन क्लीवेज नहीं देंगे। नेक्स्ट चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जब हम इनको मेल्ट करेंगे तो मुझे पता है कि भी मुझे मेल्ट करना है, और जब मेल्ट करने का मतलब समझते हो कि इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, आप ध्यान से देखो कि सारे बॉन्ड जो हैं वो सेम है ना, सेम। ओके, सारे बॉन्ड जो हैं वो सेम है, ऐसे ही आगे फॉलो होता जाएगा। ए बी बॉन्ड है, सारे बॉन्ड सेम है। तो अगर सारे बॉन्ड सेम है, सबकी स्ट्रेंथ सेम है, तो अगर मैं उन्हें मेल्ट करूँगी तो एक साथ एक पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे आके ये एक साथ मेल्ट हो जाते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ अमॉर्फस में क्या है, अमॉर्फस में है कि ये क्योंकि इनके बॉन्ड ही जो है सिमिलर नहीं है, कहीं पर ए बॉन्ड आ रहा है, कहीं पे ए बी आ रहा है, कहीं पे बी ए आ रहा है, कहीं पे बी बी आ रहा है, तो इन बॉन्ड की जब स्ट्रेंथ ही सेम नहीं है तो ये एक साथ मेल्ट या बॉयल कैसे होंगे, ठीक है। तो जब हम इनको मेल्ट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो ये जैसे ये है, मैं आइस को ले लूँ तो आइस का मुझे पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे चाहे मैं बड़ा पीस लूँ चाहे छोटा पीस लूँ, सारे पार्टिकल्स, आइस का मेल्टिंग पॉइंट ही 0 डिग्री सेल्सियस है, ये फिक्स है, ये इसी पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगी सारी आइस। एमॉर्फस में क्या होता है कि ये सपोज 0 डिग्री से 10, मैं आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कोई बता नहीं रही हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में कहीं भी वो धीरे धीरे मेल्ट होते ही रहते हैं, क्लियर। तो दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एमॉर्फस सॉलिड के, वो शार्प नहीं होते, क्लियर। अब लास्ट प्रॉपर्टीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। अब आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी क्या है, पहले इसको समझ लो। आइसोट्रॉपी का मतलब होता है, आइसो मीन सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, क्लियर। तो आइसोट्रॉपी सेम मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, like refractive index, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉलिड में क्या होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम होती हैं तो हम बोलते हैं उसको कि ये जो सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं कि वो सॉलिड कैसा है, एन आइसोट्रॉपिक है।
अब इसमें से क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में से कौन सा आइसोट्रॉपिक है, कौन सा एनआइसोट्रॉपी है, जस्ट हैव अ लुक। सपोज आई एम टेकिंग एन क्रिस्टल ऑफ NaCl, मैंने एक NaCl का क्रिस्टल लिया है, तो आपको पता है Na का साइज छोटा होता है, मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, Cl Na Cl Cl Na Na, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ठीक है, NaCl का। ओके, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में आपने पढ़ा ही है कि लाइट जब एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, पार्टिकल की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, डेंसिटी चेंज होने की वजह से। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से एंटर करूँ, तो यहाँ पर बड़ा मॉलिक्यूल, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, क्लियर। मैं यहाँ से एंटर करूँ तो भी सारे पार्टिकल्स अलग अलग, अगर मैं यहाँ से एंटर करूँ तो भी अलग, अगर मैं ऐसे एंटर करूँ तो भी दोनों साइड अलग अलग पार्टिकल्स, यहाँ से एंटर करूँ तो भी दोनों साइड अलग अलग पार्टिकल्स। तो आइसोट्रॉपिक क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टीज़ जो हो वो सेम हो, हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर इस सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, आपको किसी भी डायरेक्शन में सारे जो है प्रॉपर्टीज़ सेम होती दिखेंगी? नहीं दिखेंगी, बिकॉज इनमें क्या है, पार्टिकल का साइज ही अलग अलग है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी डिफरेंट हो जाएंगी, क्लियर। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो ग्रेफाइट, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड का है NaCl, डायमंड, ग्रेफाइट, आयरन, जितने भी मेटल हैं सारे, तो ये सब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब यहाँ पर मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। बेटा ग्रेफाइट जो होता है एक हेक्सागन फॉर्म करता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, आपने 10th में इसको पढ़ा भी है अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं ये जो है, ये मैंने मालूम है क्या ड्रा कर रखे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट में जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है बिकॉज इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, फोर्थ इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगी तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन अगर मैं यहाँ से एंटर करूँ तो देखो इलेक्ट्रॉन का जो है क्वांटिटी कम हो गया ना, मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज दे आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्या है वो, एन आइसोट्रॉपिक। कैसे हैं वो, एन आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक नहीं है। जबकि एमॉर्फस क्या होते हैं, उनमें सारी प्रॉपर्टीज दे आर सेम इन ऑल डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक। अब अमॉर्फस के कुछ एग्जाम्पल, अमॉर्फस के एग्जाम्पल है रबर, ग्लास, प्लास्टिक है। आप कुछ सॉलिड को आप सोचते हो ना कि यार ये सॉलिड तो है बट ये उतनी हैवी नहीं है, इसका वेट नहीं है, उतनी डेंस नहीं है, तो वो आपके आते हैं एमॉर्फस सॉलिड में। रीज़न क्या है कि उनके बीच में स्पेस भी होता है, इर्रेगुलर वो अरेंज होते हैं एंड ये जो है आपके एमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हैं। और एक और यहाँ पर क्वार्ट्स, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वार्ट्स क्या है बेटा, क्वार्ट्स एक मिनरल है, मिनरल से हमें वो मिलता है वो, और उसकी जो यूनिट होती है SiO4, ये उसकी यूनिट है। ओके, ग्लास होता है, ग्लास की भी जो यूनिट होती है, जैसे हमारी यूनिट कौन सी है, सेल है, तो ग्लास की भी यूनिट ये है। बट क्वार्ट्स किस में है, क्रिस्टलाइन में है, और ग्लास किस में डाला है, एमॉर्फस में डाला है। तो रीज़न क्या है इसका एमॉर्फस में क्यों डाला है, तो इसका रीज़न ये है बेटा कि क्वार्ट्स जो है उसका जो पार्टिकल होता है वो आपका रेगुलर अरेंज होगा, ऐसे करके एक सिलिकॉन
4 हाइड्रोजन से अटैच होगा ऐसे करके, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, बनेगा। क्लियर? लेकिन जब आप ग्लास का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही स्ट्रक्चर इर्रेगुलर अरेंज होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका एमॉर्फस सॉलिड होगा। ये दोनों एग्जाम्पल जरूर याद रखना, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्वार्ट्स, अच्छा ये वर्ड कुछ सुना हुआ सा नहीं लगता, क्वार्ट्स कहाँ देखा ये वर्ड? यस, वॉच में देखा है, वॉच में हमेशा लिखा होता है क्वार्ट्स। और ये किसी कंपनी का नाम नहीं है क्वार्ट्स, ये एक मिनरल है। और इस मिनरल की जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टीज़ है कि जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये इसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं। ये क्वार्ट्स हम जो हमारी वॉच होती है उसमें क्वार्ट्स क्यों लिखा होता है? बिकॉज उसमें क्वार्ट्स की एक छोटी सी डिवाइस यूज़ होती है, क्वार्ट्स यूज़ होता है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वो वाइब्रेट करता है। क्लियर? उसके वाइब्रेशन आई थिंक 36,000 समथिंग कुछ होते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट वो जो है काउंट होते हैं एज अ 1 सेकेंड। अब ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। फिलहाल आप इतना समझो कि क्वार्ट्स इसलिए लिखा होता है क्योंकि उसमें क्वार्ट्स यूज़ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इसी की वजह से जो है आपकी जो वॉच है वो पीरियोडिकली उसको हम रीड आउट कर पाते हैं। क्लियर? तो ये क्वार्ट्स एंड ये ग्लास। अब आपसे पूछें कि अगर इनकी बेसिक यूनिट सेम है तो क्या क्वार्ट्स को ग्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय गिविंग सम टेम्परेचर। अगर मैं क्वार्ट्स को हीट करूं और उसके बाद तुरंत रैपिडली इसको कूल कर दूं, so it will convert it into glass. So if when question is asked how the quartz will convert it into glass, so you can simply say कि we will heat at a certain temperature and then rapidly cool it, quartz will convert it into glass. Clear? So this was all about amorphous and crystalline solid. In next video we will discuss some types of crystalline solid. So goodbye and have a nice day.